हेलो एंड वेलकम टू रेनेसांस 2.0। मैं हूं शिवांग भारद्वाज और आज हम बात करेंगे क्लास 12th की हिस्ट्री की थीम 2 का चैप्टर 5 थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। अगर आपको इस चैप्टर में कोई भी डाउट आता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली क्लियर कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब चैप्टर शुरू करते हैं। अभी तक हमने जो हिस्ट्री पढ़ी उसमें हम यूजुअली बात करते हैं ऐसे टेक्स्ट की जो राजा महाराजा छोड़ के गए या फिर रिलीजियस लीडर्स छोड़ के गए। इस चैप्टर में हम मेनली देखेंगे कि एक आम आदमी के क्या ओपिनियन थे उस टाइम के बारे में। अभी आम आदमी नॉर्मली तो कुछ रिकॉर्ड्स रखते नहीं थे उस टाइम के इवेंट्स के बारे में, बट हमें ट्रैवलर्स के थ्रू उनकी थॉट प्रोसेस का पता चलता है। क्योंकि ये ट्रैवलर्स जब भी किसी जगह जाते थे तो वहाँ अपने रिकॉर्ड्स मेंटेन करते थे। क्योंकि अक्सर ये ट्रैवलर्स बाहर से आते थे और लोगों की डे टू डे एक्टिविटीज़ के बारे में जानने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते थे। तो इस चैप्टर में हम उन्हें ही समझेंगे। इन ट्रैवलर्स में पहला नाम आता है अल बिरूनी का। तो अल बिरूनी ओरिजिनली उज़्बेकिस्तान से थे एंड इनका जन्म 973 में ख्वारिज़्म नाम की जगह पे हुआ था। उस टाइम पे ख्वारिज़्म में एजुकेशन बहुत अच्छे लेवल की थी एंड इन्हें भी बचपन से ही बहुत बेहतरीन एजुकेशन मिली थी। उन्हें कई भाषाएं आती थीं जैसे सिरियक, अरेबिक, पर्शियन, हिब्रू और संस्कृत। हालांकि इन्हें ग्रीक लैंग्वेज नहीं आती थी, बट ये ग्रीक फिलोसफर्स के काम से भी वाकिफ थे। एंड जब महमूद गजनी ने ख्वारिज़्म पे कब्जा किया तो वहाँ से कई पढ़े लिखे लोगों को और लिटरेचर को अपने साथ ले आए। अल बिरूनी भी उनमें से एक थे। तो महमूद गजनी अल बिरूनी को एज अ कैदी लाए थे, बट उन्हें टाइम के साथ ये जगह पसंद आ गई एंड उन्होंने अपनी बाकी सारी लाइफ यहीं गुजारी। गजनी में ही अल बिरूनी का इंटरेस्ट जागा इंडिया के लिए। एंड जब पंजाब पे गजनी का कंट्रोल हो गया तब माना जाता है कि अल बिरूनी फ्रीक्वेंटली यहाँ आया करते थे और ब्राह्मणों के साथ बैठ के उन्होंने हमारे टेक्स्ट को अच्छे से समझा था। अब अल बिरूनी की बुक किताब उल हिंद के बारे में जानते हैं। तो किताब उल हिंद हालांकि काफ़ी लंबी थी और 80 चैप्टर्स में बटी हुई थी, लेकिन बहुत ही आसान और क्लियर भाषा में लिखी गई थी। इस किताब में उन्होंने कई टॉपिक्स पे बात की, जिसमें से कुछ थे रिलीजन, फिलॉसफी, फेस्टिवल्स, एस्ट्रोनॉमी, अल्केमी, मैनर्स, कस्टम, सोशल लाइफ और भी कई चीज़ें। इस किताब में उन्होंने काफ़ी अलग स्ट्रक्चर अपनाया। वो हर चैप्टर की शुरुआत एक सवाल से करते थे और फिर सांस्कृतिक ट्रेडिशंस में चीज़ें कैसे होती हैं वो लिखते थे और चैप्टर के एंड में उसे बाकी कल्चर से कंपेयर करते थे। अल बिरूनी ने संस्कृत, पाली और प्राकृत में लिखे गए टेक्स्ट को अरेबिक में ट्रांसलेट किया एंड इनमें नॉर्मल कहानियाँ भी थीं, एस्ट्रोनॉमी भी और मेडिसिन भी। लेकिन अल बिरूनी को कुछ कमियां लगती थी इन टेक्स्ट में और वो चाहते थे कि जब ये अरेबिक में ट्रांसलेट किए जाएं तो उनमें वो कमियां ना रहें। अब बात करते हैं इब्ने बतूता की। इब्ने बतूता एक मोरक्कन ट्रैवलर थे जिनका जन्म टैंजियर नाम की जगह पे हुआ था एंड इनकी फैमिली की खासियत थी कि इन्हें काफ़ी नॉलेज थी इस्लामिक रिलीजियस लॉज की, जिसे शरिया बोलते हैं। इनकी क्लास के बाकी लोगों से हट के इनका मानना था कि नॉलेज बुक्स से ज़्यादा ट्रैवलिंग से आती है, जब आप चीज़ें एक्चुअल में एक्सपीरियंस करते हो। इसीलिए इन्हें ट्रैवल करना बहुत पसंद था और इसी रीज़न से ये मक्का से निकल के सीरिया, इराक, पर्शिया, यमन, ओमान और अफ्रीका से होते हुए सिंध पहुंचे 1333 में। यहाँ उन्होंने मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में सुना कि वो आर्ट और लिटरेचर के काफ़ी बड़े प्रशंसक हैं, तो वो मुल्तान होते हुए दिल्ली पहुंचे। यहाँ सुल्तान तुगलक इब्ने बतूता से काफ़ी इम्प्रेस हुए और उन्होंने दिल्ली का उन्हें काजी बना दिया। काजी का मतलब जज। जल्द ही सुल्तान ने उन्हें चाइना भेज दिया अपना दूत बना के मंगोल से बात करने के लिए। उसके बाद उन्हें मालाबार कोस्ट रवाना किया गया, जहाँ से वो 18 महीने मालदीव्स में रहे काजी की तरह। फिर वहाँ से वो श्रीलंका निकले, बट थोड़े टाइम में वो वापस मालदीव्स आए और फिर वहाँ से उन्होंने अपनी चाइना की जर्नी शुरू की। बंगाल और असम होते हुए वो शिप के थ्रू चाइना के जायटून पोर्ट पे पहुंचे। इन्होंने चाइना को बहुत एक्सप्लोर किया और काफ़ी दूर दूर तक की जगह भी कवर करी, बट अल्टीमेटली 1347 में ये वापस अपने घर आ गए। इनके टेक्स्ट को अक्सर यूरोपियन ट्रैवलर मार्को पोलो के टेक्स्ट के साथ कंपेयर किया जाता है, क्योंकि मार्को पोलो ने भी इंडिया और चाइना ट्रैवल किया। उस टाइम के ट्रैवलर्स के लिए ये इतना आसान नहीं था ट्रैवल करना जितना आज के टाइम पे है कि ऑनलाइन टिकट बुक कराई, होटल कराया और चले गए कहीं भी।
उस टाइम पे एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करने में ही इतना टाइम निकल जाता था और ट्रैवलिंग काफ़ी डेंजरस भी थी। इसे आप ऐसे समझो कि मुल्तान से दिल्ली आने में 40 दिन लगते थे, या फिर सिंध से दिल्ली आने में 50 दिन, और अगर किसी को दिल्ली से ग्वालियर जाना है तो 10 दिन, जो आज के टाइम पे आप बाय कार 6 घंटे में कवर कर सकते हो। कई बार ट्रैवल करते टाइम इब्न बतूता पे डकैतों ने हमला भी किया, इसीलिए वो कैरावान में ट्रैवल करना प्रेफर करते थे, जिसमें लोगों का एक ग्रुप एक साथ ट्रैवल करता है। जब इब्न बतूता वापस घर गए तो लोगों को बहुत एक्साइटमेंट थी उनकी कहानियां सुनने के लिए, एंड बहुत से लोग उनके रास्ते को फॉलो करके ट्रैवल के लिए मोटिवेट हुए। ये लोग भी सेंट्रल एशिया में इंडिया और चाइना गए। इनमें कुछ पॉपुलर नाम हैं: अब्दुल रज़ाक समरकंदी, मोहम्मद वली बाल्खी, शेख अली हसन, और ये सब भी इंडिया से काफ़ी प्रभावित थे। जो हम बोलते हैं कि अंग्रेज़ों ने कब्ज़ा किया इंडिया पे, एक्चुअल में उसकी शुरुआत पोर्तुगीज़ ने की थी। अंग्रेज़ों से पहले ये आए थे इंडिया सन 1500 में। इन्होंने इंडियन कल्चर और कस्टम्स को समझने के लिए कई टेक्स्ट को अपनी लैंग्वेज में ट्रांसलेट किया। इनमें एक फेमस राइटर थे दुआर्ते बारबोसा, जिन्होंने साउथ इंडिया के समाज और व्यापार के बारे में डिटेल में लिखा था। 1600 के बाद और भी कई यूरोपियन ट्रैवलर्स आने लगे इंडिया, जिनमें एक थे फेमस फ्रेंच जूलर, जिनका नाम था बैप्टिस्ट ट्रैवनियर। ये कम से कम 6 बार इंडिया आए और इन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में इंडिया को कंपेयर किया ईरान और ऑटोमन एम्पायर से। इनमें कुछ ट्रैवलर्स ऐसे भी थे जो कभी यूरोप वापस ही नहीं गए और इंडिया में बस गए, जैसे इटालियन डॉक्टर मनुची। ऐसे ही एक ट्रैवलर थे फ्रांसवा बर्नेट, जो पेशे से एक डॉक्टर थे और पॉलिटिक्स और हिस्ट्री में दिलचस्पी रखते थे। ये मुगल एम्पायर के टाइम पे इंडिया आए थे और मुगल्स के साथ इनके एक अच्छे रिलेशंस बन गए थे, इसीलिए ये तकरीबन 12 साल इंडिया रहे थे। ये शाहजहां के बड़े बेटे दारा सुखोव के डॉक्टर थे और मुगल कोर्ट में इन्हें काफ़ी तजुर्बेदार माना जाता था। ये इंडिया में कई जगह गए और सबके बारे में लिखा, और सब जगह इन्होंने इंडिया को यूरोप से कंपेयर किया। इनके सारे टेक्स्ट में इन्होंने फ्रांस के राजा लुई 14 की प्रशंसा कर रखी है, और इन्होंने ज़्यादातर उन्हीं चीज़ों को हाईलाइट किया जहाँ इंडिया इतना आगे नहीं है, एंड फिर उसका कंपैरिजन फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों से किया। हम आगे देखेंगे कि इनकी बातें काफ़ी हद तक गलत थी, बट इनकी राइटिंग्स काफ़ी पॉपुलर हुई थी। 1670 में इनकी राइटिंग्स फ्रांस में पब्लिश हुई और बाद में इंग्लिश, जर्मन, डच और इटालियन में भी इसे ट्रांसलेट किया गया। जब भी ये ट्रैवलर्स इंडिया आते थे तो जाहिर सी बात है कि इन्हें हमारा कल्चर, भाषा, लोगों को समझने में दिक्कत आती होगी, है ना? ऐसे ही अल बिरूनी ने अपने कुछ मेजर चैलेंजेस बताए। सबसे पहले तो संस्कृत भाषा, जो कि अरेबिक या किसी भी यूरोपियन लैंग्वेज से इतनी अलग है कि डॉक्यूमेंट्स को ट्रांसलेट करना बहुत मुश्किल है। दूसरा चैलेंज ये कि यहाँ लोगों के रिलीजियस बिलीव्स अलग हैं, और तीसरा ये कि लोगों के बीच उन्हीं की तरह रहना पॉसिबल नहीं है। इसके बावजूद उनको ज़्यादातर डॉक्यूमेंट्स ब्राह्मणों के थ्रू ही मिले थे। ब्राह्मण सारे इंडियन टेक्स्ट में से पैसेज ट्रांसलेट कर करके उन्हें इंडियन सोसाइटी समझने में हेल्प करते थे। अल बिरूनी ने कास्ट सिस्टम को एक्सप्लेन करने की कोशिश भी की थी। इसके लिए उन्होंने देखा कि क्या कहीं और ऐसा कोई सिस्टम फॉलो होता है, तो उन्होंने जाना कि एंशिएंट पर्शिया में 4 सोशल कैटेगरीज के बारे में बात हो रखी है। तो इससे उन्होंने ये बताया कि ये सोशल कैटेगरीज सिर्फ इंडिया में ही यूनिक नहीं है। उन्होंने इस्लाम से कंपैरिजन भी किया और बताया कि इस्लाम में सभी इंसान बराबर होते हैं। वो ब्राह्मणों की ज़्यादातर बातों के साथ यूजुअली अग्री करते थे, लेकिन जो कास्ट सिस्टम में प्योरिटी और पॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि ये नेचर के अगेंस्ट है, क्योंकि नेचर खुद इम्प्योरिटी और प्योरिटी का बैलेंस मेंटेन करता है। तो जो चीज़ें इम्प्योर हैं वो हमेशा इम्प्योर नहीं रह सकती, और जो चीज़ें प्योर हैं वो हमेशा प्योर नहीं रह सकती। इट्स अ साइकिल जो नेचर खुद मेंटेन करती है, इसीलिए वो उसके अगेंस्ट थे। जिस वक्त इब्न बतूता दिल्ली आए तब तक दिल्ली ऑलरेडी ग्लोबल नेटवर्क का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। चाइना से लेके अफ्रीका और यूरोप तक लोग यहाँ से आते जाते थे। इब्न बतूता भी जब यहाँ से गुजरते थे तो दरगाहों और मस्जिदों पे काजियों के साथ बैठते थे। अलग अलग भाषा बोलने वाले इंटेलेक्चुअल लोगों के साथ सभी टॉपिक्स पे बात करते थे और उनके ओपिनियंस को सुनते थे। अगर कोई नया टॉपिक है तो आम आदमी को इम्प्रेस करने के लिए उसे हाईलाइट किया जाता था, ताकि वो दूर देश के बारे में जान के एक्साइट हो पाए।
जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने अपनी राइटिंग्स में पान और नारियल को अपनी ऑडियंस को काफ़ी बढ़ा चढ़ा के बताया, क्योंकि उनकी ऑडियंस ने पहले ये कभी कहीं नहीं देखे थे। वो पान के पत्तों को अंगूर के पत्तों से कंपेयर करते थे और नारियल को इंसान के सर से। वो कहते थे कि नारियल का पेड़ काफ़ी हद तक खजूर के पेड़ से सिमिलर है, बस फ़र्क ये है कि एक से नारियल लाता है और दूसरे से खजूर। इब्ने बतूता ने इंडियन शहरों के बारे में भी काफ़ी लिखा। इंडियन शहरों में काफ़ी ज़्यादा आबादी थी और यहाँ हमेशा चहल पहल रहती थी, सिर्फ ओकेजनल वॉर्स को छोड़ के। ज़्यादातर शहरों की गलियों में भीड़ रहती थी और ये शहर काफ़ी कलरफुल होते थे। और इब्ने बतूता के हिसाब से यहाँ लोगों के लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अगर उनमें उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए डिज़ायर और स्किल है तो। इब्ने बतूता ने दिल्ली के बारे में बताया कि काफ़ी बड़ा शहर था और उस वक्त यहाँ की आबादी इंडिया के किसी भी और शहर से ज़्यादा थी। जो बाज़ार थे वो सिर्फ ट्रेड के लिए ही नहीं, बल्कि वो सोशल और कल्चरल हब भी थे। यूजुअली उनके पास मंदिर और मस्जिद देखने को मिलते थे। हिस्टोरियंस का मानना है कि शहरों को उनके आसपास के गांवों से भी किसी न किसी तरह से वेल्थ मिलती थी, क्योंकि वहाँ की ज़मीनों की उपज काफ़ी अच्छी थी एंड साल में वहाँ दो तरह की फसलें उगाई जाती थी। प्लस पूरा एरिया इंटरनेशनली काफ़ी अच्छी तरह से कनेक्टेड था। इंडियन मैन्युफैक्चरर्स की डिमांड हमेशा हाई रहती थी वेस्ट एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में, जिसकी वजह से आर्टिस्ट को काफ़ी अच्छा मुनाफा होता था। प्लस इंडियन कपड़ों की डिमांड हमेशा हाई रहती थी, जैसे मसलिन क्लॉथ, सिल्क और साटिन क्लॉथ्स, क्योंकि अक्सर इनमें से कुछ इतने महंगे होते थे कि सिर्फ बहुत अमीर लोग ही उन्हें अफोर्ड कर पाते थे। इन सब में कहीं ना कहीं हाथ फास्ट कम्युनिकेशन का भी था। उस टाइम के हिसाब से यहाँ रास्ते में जगह जगह ट्रैवलर्स के लिए रहने के लिए होटल्स और गेस्ट हाउस होते थे। प्लस पोस्ट सिस्टम बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। अगर किसी को सामान जल्दी चाहिए तो अच्छी कम्युनिकेशन की वजह से वो काफ़ी जल्दी हो जाता था। इसे आप ऐसे समझो कि जो डिस्टेंस नॉर्मली 50 दिन में कवर होता था दिल्ली से सिंध का, वो ये पोस्ट सिस्टम 5 दिन में कवर कर लेता था। अब एक तरफ थे इब्न बतूता, जो हर एक डिफरेंट चीज़ के बारे में लिखते थे। दूसरी तरफ थे फ्रांसवा बर्नियर, जो सिर्फ कंपैरिजन नहीं करते थे इंडिया और यूरोप का, पर्टिकुलरली फ्रांस का। बर्नियर ने भी मुगल टाइम पे भारत देखा और काफ़ी डिटेल में डॉक्यूमेंट्स लिखे। वो जानबूझ के ऐसे टॉपिक्स उठाते थे जिससे इंडिया नीचे दिखे और फ्रांस ऊंचा। इसमें पहला टॉपिक था क्वेश्चन ऑफ लैंड ओनरशिप। उनके अकॉर्डिंग इंडिया और यूरोप में सबसे बड़ा डिफरेंस था लैंड ओनरशिप का। फ्रांस में जहाँ प्राइवेट प्रॉपर्टी का कॉन्सेप्ट था, वहीं इंडिया में सारी ज़मीन राजा के नाम होती थी और वो फिर आगे नोबल्स और ज़मींदारों में ज़मीन देते थे। उनका मानना था कि अगर ज़मीन राजा की होगी तो राज्य और उनके लोगों दोनों के लिए ही ये हानिकारक है, जिसकी वजह से इकोनॉमी ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकती। बर्नियर मुगल एम्पायर को कहते थे कि यहाँ का राजा भिखारियों और जंगलियों का राजा है, प्लस यहाँ की हवा में ही बीमारी है और इसके पीछे एक ही रीज़न है और वो है क्राउन ओनरशिप ऑफ लैंड। अब हैरानी की बात यह है कि हिस्ट्री में हमें कहीं भी ऐसा देखने को नहीं मिला जहाँ ज़मीन पे राजा का हक होता था। हाँ, हमें ये ज़रूर देखने को मिला है जहाँ हमने लैंड रेवेन्यू की बात की है, जिसमें लोग ज़मीन के ऊपर टैक्स देते थे, मेनली या तो प्रोटेक्शन के लिए या फिर अनाज की प्रोडक्शन के लिए। और शायद यही रीज़न है कि यूरोपियंस इसे क्राउन ओनरशिप समझ बैठे, क्योंकि अक्सर ये टैक्स काफ़ी ज़्यादा होता था। बट कहीं भी ये नहीं लिखा कि ज़मीन ही राजा की होती थी। इनफैक्ट अकबर के राज में अबुल फैजल ने ज़मीन को लोगों का बताया हुआ है। बट बर्नियर के इन टेक्स्ट ने वेस्टर्न थ्योरिस्ट को काफ़ी इन्फ्लुएंस किया, जिसकी वजह से बाकी फिलोसफर्स भी इंडिया को उसी नज़र से देखने लगे। इनफैक्ट फ्रेंच फिलोसोफर मॉन्टेस्क ने ओरिएंटल डेस्पोटिज्म का कॉन्सेप्ट निकाला, जिसके अंदर एशिया में रूलर्स के पास एंडलेस पावर होती है और सारी ज़मीन राजा की होती है। इसे 19वीं सेंचुरी में इवन कार्ल मार्क्स ने सपोर्ट किया। उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट में लिखा कि ब्रिटिश राज से पहले सारी ज़मीन राजा की होती थी। बर्नियर को लगता था कि आर्टिस्ट और मैन्युफैक्चरर्स चीज़ों की क्वालिटी इंप्रूव करने पे ध्यान ही नहीं देते, क्योंकि उन्हें लगता था कि प्रॉफिट तो सारा स्टेट ही ले जाएगा। इसीलिए मैन्युफैक्चरर्स हर जगह कम होते जा रहे थे। बट गौर करने वाली बात यह है कि इस टाइम पे इंडिया की 15% पॉपुलेशन शहरों में रहती थी, जो कि इनफैक्ट उस टाइम के यूरोपियन देशों से भी ज़्यादा थी। बट बर्नियर इन मुगल शहरों को
कैंप टाउन्स बोलते थे, यानी ऐसे शहर जिन्हें रहने के लिए अल्टीमेटली स्टेट की मदद लेनी पड़ रही है। उनकी अपनी कोई आज़ादी नहीं है और राजा के ऊपर सारे डिसीजंस मैटर करते हैं। बर्नियर ने शायद चीज़ों को ढंग से देखा ही नहीं। कितने ही तरह के टाउन्स थे, मैन्युफैक्चरिंग टाउन, ट्रेडिंग टाउन, पोर्ट टाउन, सीक्रेट सेंटर्स, पिलग्रिमेज टाउन। प्लस इन व्यापारियों की अपनी एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी थी। जैसे वेस्टर्न इंडिया में, यानी गुजरात साइड पे, इन ग्रुप को महाजन बोला जाता था और इनके चीफ को सेठ। ऐसे ही और प्रोफेशनल ग्रुप्स भी थे, जैसे म्यूजिशियंस, फिजिशियंस, टीचर्स, लॉयर्स, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स और भी कई। अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, वुमेन की कंडीशन के बारे में हमें रेयर ही डॉक्यूमेंट्स देखने को मिलते हैं, और अगर किसी ने कुछ लिखा भी है तो इन सब इनइक्वालिटीज़ को एकदम नेचुरल कंसीडर करा है। फॉर एग्जाम्पल, स्लेव्स की खरीद फरोख्त एकदम ओपनली होती थी और अक्सर स्लेव्स को गिफ्ट की तरह भी एक्सचेंज करते थे। जब इब्न बतूता सिंध से दिल्ली आए तो वो यहाँ से सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के लिए गिफ्ट में घोड़े और स्लेव्स लेके गए थे। इन स्लेव्स की सर्विसेज में भी काफ़ी डिफरेंसेस थे। कुछ को म्यूजिक और डांस के लिए रखा जाता था और कुछ को घर के कामों के लिए। प्लस स्लेव्स लोगों के पैलेंक्विन्स यानी पालकियों को भी उठाते थे। जैसे फिल्मों में आपने देखा होगा कि कैसे रानियों की पालकियां कुछ लोग उठाते थे, तो वो इन्हीं स्लेव्स का काम होता था। और जब बर्नियर ने इंडिया का एग्जाम्पल लेना था तो ऑब्वियसली उन्होंने सती को चुना। उन्होंने बताया कि कुछ औरतें अपनी मर्जी से सती होती थी, बट मेजॉरिटी को ज़बरदस्ती सती किया जाता था। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि वुमेन का इस सब के अलावा भी रोल था। वो एज लेबरर्स भी काम करती थी, एग्रीकल्चरल और नॉन एग्रीकल्चरल एरियाज में। प्लस वो कई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में भी इन्वॉल्व थी। तो ऐसा कहना कि उन्हें चार दीवारी के अंदर रखा जाता था, ये गलत होगा। तो ये था हमारा 5th चैप्टर, थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे अपने दोस्तों और क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप लर्निंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट चैप्टर।